हेलो। गुड मॉर्निंग बालकेश, आकाश, अंकित, सृजन, मोहम्मद सलाह। गुड मॉर्निंग। प्रेमिला, थैंक यू सो मच फॉर विशेस द बर्थडे ऑल्सो। बाकी लोग अभी भी सो रहे हैं। गंगा स्नान करने गए। ओके। मोहम्मद सलाह, वेयर इज सिस्टर? वेयर इज सिद्रा? Anshu is missing. Though lots of people is not coming. Hmm? Good morning, Sidra. चलिए फिर मुझे लगता है आई थिंक शुरू करना चाहिए। और बहुत से लोग आते रहेंगे, हम लोग शुरू करें बिकॉज अगर टाइमिंग की इंपॉर्टेंस नहीं है लाइफ में तो कुछ नहीं है ना। द टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। अगर टाइम पे आपने अपने अचीव को गोल नहीं किया, ठीक, जो आपका गोल है, जो भी गोल है, चाहे वो डॉक्टर बनने का हो, चाहे वो अच्छा टीचर बनने का हो, चाहे वो अच्छा इंजीनियर बनने का हो, अगर विद इन टाइम, विद इन जस्ट आफ्टर द 12th और जस्ट आफ्टर द ग्रेजुएशन अगर आपने अपने टारगेट को अचीव कर लिया तो डेफिनेटली यू विल डू बेस्ट। ओके, सो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ एंड टाइम मैनेजमेंट की आदत आपको होनी चाहिए। क्योंकि कंपटीशन में अगर आपने टाइम मैनेज नहीं करना सीखा तो आप बहुत देर हो जाती है उस सक्सेस को गेन करने में। ओके, और आपकी लाइफ जो है वो सडनली कहीं ना कहीं थोड़ी सी, कहते हैं, रौनक कम हो जाती है इस लाइफ। ओके, तो बात करते हैं इस टॉपिक की। नेक्स्ट मॉर्फोलॉजी का ये टॉपिक है जिसका नाम है स्टेम। यहाँ पे कुछ मैंने स्टेम बनाए तो ये मॉर्फोलॉजी आज फिर एक बार बात करते हैं इस मॉर्फोलॉजी के रेफरेंस में। आवाज नहीं आ रही है? हेलो। गुड मॉर्निंग अंशु। आवाज आ रही है या नहीं? हेलो। ओके, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं स्पेशली इस प्लांट मॉर्फोलॉजी के रेफरेंस में। और हम लोगों ने एक और बात की थी कि प्लांट मॉर्फोलॉजी में ये कि सर एवरीथिंग, मतलब आप सब कुछ देख सकते हैं, यू कैन सी एवरीथिंग जो भी आप खाते हो। इवन प्याज है, अदरक है, अरवी है, आलू है, सब कुछ आप देख सकते हो। तो इसलिए याद करना कितना आसान है। लेकिन आप किडनी नहीं देख सकते। आप किसी ह्यूमन बॉडी की किडनी को, हार्ट को आप ओपनली करके उसको देख नहीं सकते हाथ में लेकर। तो उसको याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जूलॉजी इज कंप्लीटली इंपॉर्टेंट, याद जल्दी हो जाती है। तो हम लोगों की भी कोशिश है कि आपको मॉर्फोलॉजी टिप्स हो जाए। अगली बार जैसे आप प्याज देखें तो आपको याद है कि ये टर्मिनोलॉजी सबने बनाई थी है क्या। तो बात करते हैं स्टेम की। और आपको स्टेम के बारे में भी पता है कि ये जो स्टेम्स होते हैं, बेसिकली ये स्टेम जो होते हैं वो नॉर्मली तीन टाइप के होते हैं। कि जनरली हम पहले स्टेम की डेफिनेशन की बात करें तो आपने लास्ट में उन्होंने बात की थी कि जो रूट होते हैं, इस रूट का फॉर्मेशन होता है, रूट अराइज करती है, रूट डेवलप करती है किससे? रेडिकल से। तो जो एम्ब्रियो का दूसरा पार्ट था जिसको बोलते हैं, जो एम्ब्रियो का दूसरा पार्ट था जिसको हम लोग बोलते हैं प्लीन्यूल, और उस प्लीन्यूल से जो एसेंडिंग पार्ट डेवलप करता है, मतलब जो जमीन के ऊपर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं एसेंडिंग। उसको हम लोग बोलते हैं एसेंडिंग पार्ट। उसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग पार्ट। और ये जो असेंडिंग पार्ट होता है बेसिकली, इस असेंडिंग पार्ट को हम लोग कह सकते हैं दो असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट व्हिच इज अराइजेस फ्रॉम, व्हिच इज डेवलप्ड फ्रॉम प्लीन्यूल, उसको बोलते हैं स्टेम। ओके,
एक वर्ड होता है रूट सिस्टम और एक वर्ड होता है शूट सिस्टम। रूट सिस्टम के अंदर सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट्स सब कुछ आ जाएंगे, लेकिन जो शूट सिस्टम होगा इसके अंदर बेसिकली जो ब्रांचेस होती हैं, जो लीव्स होती हैं, जो फ्लोरल बड होती हैं, जो बेसिकली यहाँ पे प्रेजेंट होगा वो एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज शूट। तो यहाँ पे जो स्टेम होता है, सबसे पहली बात तो ये असेंडिंग पार्ट है, नॉट डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का जस्ट लाइक दिस, नीचे की तरफ होगा तो डिसेंडिंग, जैसे ये डिसेंडिंग पार्ट रूट, और ये क्या है असेंडिंग पार्ट। तो ये जो असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट है इसको तो क्या बोलेंगे स्टेम, एंड व्हिच इज प्रोलॉन्गेशन ऑफ द प्लूम। एम्ब्रियो के प्लूम से जो बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं स्टेम। ये जो स्टेम होता है कहां पे है, सॉइल सरफेस के ऊपर। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लाइट की तरफ मूव करेगा ना, इसे बोलेंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक इन नेचर। और जमीन के कहां है अपोजिट, इसे बोलेंगे नेगेटिवली जियोट्रॉपिक इन नेचर। तो वही मैंने लिखा है द पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक इन नेचर एंड नेगेटिवली जियोट्रॉपिक इन नेचर। द स्टेम हैविंग ए नोड एंड इंटरनोड्स। रूट के अंदर नोड इंटरनोड्स बर्ड नहीं होती, लेकिन स्टेम के अंदर नोड इंटरनोड बर्ड लीफ फ्लावर सब कुछ प्रेजेंट होता है। so it bears the node and internodes also, and the leaf bearing part of the stem which is called shoot। मतलब वो पर्टिकुलर प्लांट का पार्ट जिसको लोग शूट सिस्टम बोलते हैं, शूट सिस्टम के ऊपर होंगी ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर, बर्ड्स, then which is called as the shoot system, and that shoot। तो shoot और stem थोड़ा सा डिफरेंस है। stem which having a node and internode, और अगर उस स्टेम के ऊपर ब्रांचेस डेवलप कर जाए, उस पर लीफ डेवलप कर जाए, दैट इज कॉल्ड ए शूट सिस्टम। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो कोई पॉइंट लगा है ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर, बड एंड ब्रैक्ट आर डेवलप फ्रॉम द नोड्स। ये जो भी नोड्स होते हैं उनसे डेवलप करते हैं ये सारे स्ट्रक्चर है, जिसमें ब्रांचेस हो सकती हैं, लीफ हो सकती हैं और बड हो सकती है। ये जो बेसिकली हमारे जो एरियल स्टेम्स होते हैं, ये एरियल स्टेम ब्रांच होते हैं। जो भी आप प्लांट देखते हो, चाहे वो अमरूद हो, चाहे वो आम हो, चाहे वो बेर हो, सबके अंदर एरियल स्टेम जो होगा जिसको हम लोग बोलते हैं इपीटेरेनियन, एक होता है सब टेरेनियन, एक होता है इपी। इपी का मतलब ऊपर, टेरेन का मतलब टेरेस्ट्रियल प्लांट। तो ये इपीटेरेनियन इन नेचर है बेसिकली, और व्हिच में भी द रिड्यूस इरेक्ट एंड वीक स्टेम। जितने भी हमारे जनरली स्टेम होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। जनरली जो स्टेम होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, एक वो जिसको बोलते हैं रिड्यूस स्टेम, एक वो जिसको बोलते हैं इरेक्ट स्टेम, और एक वो जिसको बोलते हैं वीक स्टेम। तीनों को थोड़ा सा पहले क्लियर कट समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का ये स्टेम का जो बेसिकली आज का सेशन है। उसका रीजन है कि आप आज जाकर के स्टेम जब देखेंगे, प्याज जब हाथ में लेके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली जो कवरिंग है इसको क्या बोलते हैं। हो सकता है आपको पता हो और ये भी हो सकता है ना पता हो। तो हम लोग बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टेम के रेफरेंस में। ये जो स्टेम है ये जनरली तीन टाइप के होते हैं, वो जिसको बोलते हैं रिड्यूस्ड स्टेम, मतलब उसके अंदर स्टेम कैसा होगा, अनडेवलप कह सकते हैं, रिड्यूस कह सकते हैं, बहुत ज्यादा कह चाहिए डिफरेंट नहीं होगा स्ट्रक्चर, तो ये रिड्यूस्ड स्टेम होते हैं। और ये जो रिड्यूस्ड स्टेम होते हैं ये जनरली डिस्क लाइक होते हैं, एंड व्हिच नो नोड एंड इंटरनोड, दैट इज नोड एंड इंटरनोड आर इनडिस्टिंक्ट। यहाँ पे नोड और इंटरनोड डिस्टिंक्ट नहीं होते, लेकिन यहाँ पे जो स्टेम होता है वो रिड्यूस्ड होता है, जैसे रेडिश, जैसे कैरेट, जैसे टर्निप। अगर हम यहाँ बात करें तो फिर मेरे क्वेश्चन का आंसर मैं कहूंगा, मेरे क्वेश्चन का आंसर कहाँ पे है। जो टर्निप था उसका 2/3 पार्ट सेल वो किससे डेवलप करता है, एनीबॉडी? अगर आपने संजय कुमार वॉइस नहीं आ रही बेटा, तो ये हो सकता है कि आपका अंशु वॉइस आ रही है, सदरा वॉइस आ रही है बेटा, अंकित वॉइस आ रही है, संजय ये आपका थोड़ा सा कोई एक इशू हो सकता है, आपका नेट वीक हो सकता है, या आपका जो सिस्टम है उसमें कुछ माइक की प्रॉब्लम हो सकती है, प्लीज चेक इट। ओके, आ रही है संजय। हम लोग यहाँ बात कर रहे थे कि ये जो बेसिकली स्टेम है, ये स्टेम के अंदर रिड्यूस्ड रेडिश, कैरेट और टर्निप। अगर हम लोग यहाँ थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात करें, वैसे तो यहाँ जगह नहीं है बट आई ट्राई। ये हमारा मान लेते हैं मूली है, ये जो स्टेम है इसको हम लोग बोलते हैं बेस ऑफ स्टेम, और इस स्टेम के जस्ट नीचे से यहाँ क्या निकलती है, यहाँ इस तरीके से निकलती है लीफ। तो यहाँ जो स्टेम होता है वो वीक स्टेम होता है, चाहे वो टर्निप हो, चाहे वो कैरेट हो, चाहे वो रेडिश हो। इवन अनियन के अंदर भी ये रिड्यूस स्टेम देखने को मिलता है।
वहां पे अनियन के अंदर जो रिड्यूस सिस्टम देखने को मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं ए कॉलिशन सिस्टम। इस अनियन के अंदर जो स्टेम देखने को मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे ए कॉलिशन स्टेम। यहां लिख रहा हूं मैं, इसे बोलते हैं ए कॉलिशन स्टेम, ए कॉलिशन स्टेम। ओके, बात करते हैं एनियन के बारे में डिटेल में। तो ये तो बात है रिड्यूस सिस्टम की। जो रिड्यूस सिस्टम होते हैं वो रिड्यूस सिस्टम के अंदर अनियन जो आप अभी देखेंगे जो नीचे डिस्क होती है ये रिड्यूस सिस्टम। तीन टाइप के सिस्टम होते हैं अनियन में। एक सिंगल प्लांट ऑफ अनियन के अंदर थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेम देखने को मिलते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे एक और स्टेम इसको होता है इरेक्ट स्टेम। ये जो स्टेम होते हैं ये बेसिकली कैसे होते हैं, इरेक्ट है, खड़े। ये खड़े होंगे अपने आप, वो कैसे होंगे, सॉलिड होंगे। अरे जो दूसरे के सहारे खड़े होंगे कैसे होंगे, वीक। और जो अपने ऊपर खड़े होंगे कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग। ये स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे, मतलब ये स्टेम कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे और सीधे होंगे, अपराइट। जैसे कि मेज हो गया, व्हीट हो गया, और कई सारे स्टेम है, मैंगो का प्लांट हो गया, अमरूद हो गया, इन सब के अंदर कैसे है, स्ट्रॉन्ग स्टेम है। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आ गया कॉडेक्स। यहाँ पे एक वर्ड आ गया कॉडेक्स। तो यहाँ पे जो वर्ड है कॉडेक्स और एक और आगे वर्ड है जिसको बोलते हैं कल्म। इन दोनों में डिफरेंस अगर किसी को पता तो प्लीज लाइव चेक करें। अगर यहाँ पे किसी को आइडिया हो, कॉडेक्स और दूसरा है कल्म, तो अगर आपको आइडिया है तो प्लीज शेयर। एक वर्ड है जिसको बोलते हैं कल्म, नहीं तो अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा। एक होता है सिलेंड्रिकल स्टेम, होता है जिसके ऊपर ब्रांचेस नहीं होती, वहां पे कुछ निशान देखने को मिलते हैं लीफ के लगे हुए। पहले कभी लीफ लगी होगी और उसके बाद क्या है, जब लीफ लगती है तो वो जब लीफ गिर जाती है तो उसका निशान बन जाता है और वो स्टेम ग्रोथ कर जाती है। तो उस तरीके के स्टेम बोलते हैं कॉडेक्स। जैसे पाम प्लांट, जैसे साइकस प्लांट, उनके अंदर जो स्टेम होता है वो होता है कॉडेक्स। कॉडेक्स मींस अनब्रांच्ड इरेक्ट सिलिंड्रिकल विद स्केल। इसके मतलब निशान एक तरीके के जो फॉलन लीव्स जो लीफ गिर जाती है उनके निशान बन जाते हैं। जैसे आप अपने आसपास देखिए ताड़ी के पेड़ होंगे, उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली कॉडेक्स है वो। अभी मैं बताता हूं उसके स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पे हम लोग अगर बात करें इनके स्ट्रक्चर के रेफरेंस में, जस्ट वेट। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इनके स्टेम के रेफरेंस में, तो यहाँ आप कह सकते हैं कि ये अगर साइकस का स्टेम है तो इस साइकस के स्टेम के अंदर कुछ इस तरीके के निशान देखने को यहाँ मिलेंगे। ये जो ऐसे निशान देखने को मिलते हैं इनको बोलते हैं दिस आर द पर्सिस्टेंट स्केयर। जो कभी स्टेम यहाँ पे लीफ जो थी उनके गिरने के बाद इसको बोलते हैं दिस इज इट, और ये है ऐसे रूट। तो यहाँ पे और ये है आपकी लीफ। साइकस तो सभी ने देखा होगा आई थिंक। तो ये स्टेम क्या है, इस तरीके के स्टेम को बोलते हैं कॉर्डेक्स। ओके, दूसरा स्टेम है वो जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो पर्टिकुलर स्टेम जिनके अंदर सॉलिड नोड होते हैं और हॉलो इंटर नोड होते हैं। कैसे होते हैं, सॉलिड नोड होते हैं और हॉलो इंटर नोड होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कल्म। सॉलिड नोड विद हॉलो इंटर नोड, इनको क्या बोलेंगे, कल्म। लाइक दिस। ये अगर आपका स्टेम है, ये अगर आपका स्टेम है, इरेक्ट स्टेम है, स्ट्रॉन्ग है, तो यहां पे ये नोड होगा। दिस इज ए नोड, दिस इज ए नोड। इनको बोलते हैं नोड और इनको बोलते हैं इंटर नोड। इनको बोलते हैं इंटर नोड। ये इंटर नोड और नोड जो है बेसिकली, यह नोड कैसे हैं, सॉलिड, और इंटर नोड कैसे हैं, हेलो। इसलिए इस तरीके के स्टेम को बोलते हैं कर्व। इस तरीके के स्टेम को बोलते हैं कर्व, जो बीच में या मेज में, शुगर केन में ज्यादातर देखने को मिलते हैं। इवन ये
बैम्बू में भी जो देखने को मिलते हैं वहां पे इंटरनोड हॉलो हो जाते हैं और सॉलिड नोड रहते हैं, उसको बोलते हैं बैम्बू। ओके, ये तो बात हुई हम लोगों की इस इरेक्ट स्टेम के रेफरेंस में। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो बेसिकली वीक स्टेम होते हैं, ये वीक स्टेम का मतलब ये वीक है। अरे जब वीक है तो पतले दुबले मरीज से होंगे, किसी दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड होंगे, मतलब उनके सहारे से चलते होंगे, इनको बोलता हूं वीक स्टेम। सो दिस स्टेम बिकम्स थिन सॉफ्ट एंड वीक। These stems are thin, soft and weak and need the support. भाई जो भी कमजोर आदमी होता है उसको भी क्या चाहिए होती है? सपोर्ट। अगर वो मेंटली थोड़ा वीक है तो उसको फाइनेंशियली सपोर्ट देनी पड़ती है। अगर कोई थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग है, फाइनेंशियली वीक है, तो उसको थोड़ी सी फाइनेंशियल सपोर्ट देनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो स्टेम होते हैं, जो वीक स्टेम है वो थिन होंगे, सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी, और कहीं ना कहीं ये स्टेम जो होते हैं वो अपराइट और क्रॉस्टेड ग्रो कर सकते हैं। कुछ स्टेम ऐसे होते हैं जो ऐसे सीधे ग्रो करते हैं, उसको बोलते हैं अपराइट, और जो हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं क्रॉस्टेड। ठीक, तो ये जो है इनको बोलते हैं वीक स्टेम। इनके अंदर एक एग्जांपल है जिनको बोलते हैं क्रीपर्स, जो रेन के चलते हैं। जैसे आप सभी ने घास देखी होगी, जिसे बोलते हैं दूब घास, जिसका नाम है साइनेडोन डैक्टाइल एरिया। क्या नाम है? साइनेडोन डैक्टाइल एरिया। तो ये जो साइनेडोन डैक्टाइल एरिया जिसको दूब घास बोलते हैं, ऑक्सिलरी स्नेक्स प्लांट है, और भी कई सारे प्लांट हैं जैसे पुदीना हो गया, पेपरमेंट हो गया। ये सारे प्लांट कैसे हैं? वीक हैं। ये रेंग के चलने वाले, दीज आर द क्रीपर्स, बेसिकली दीज आर रनर्स आल्सो। सो ये वीक स्टेम की कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। तो आई थिंक ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पे वीक स्टेम क्या होते हैं और यहाँ पे वीक स्टेम क्या होता है, इरेक्ट स्टेम क्या होता है, रिड्यूस स्टेम क्या होता है। अभी इनके अंदर जो भी एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग मोहित, गुड मॉर्निंग आरके वर्मा, सो मेनी डिफरेंट स्टूडेंट्स आर न्यू टुडे। ओके, अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे लाइव चैट के थ्रू हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं। इन फ्यूचर एक और फैसिलिटी हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे इस ऑनलाइन क्लास में। यू कैन आस्क द क्वेश्चन, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं वैसे ही आप कुछ क्वेश्चंस को पूछ भी सकते हैं। ओके, और मैं उसका क्वेश्चन जब आपको उसका आंसर दूंगा तो आप वहां पे उस क्वेश्चन का आंसर भी सभी लोग सुन सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा इट विल टेक टाइम, बिकॉज इस टेक्नोलॉजी से, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से मैं बहुत अच्छे से वाकिफ नहीं हूँ। लेकिन एज सुन एज पॉसिबल विद इन 15 डेज वो भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कि जो आप क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन का टाइम रखेंगे इस क्लास के बीच में, या क्लास क्लास में 10 to 15 मिनट का एक क्वेश्चन सेशन होगा। जो भी आपने आज पढ़ा उसके रेफरेंस में अगर आपको कोई टॉपिक, कोई स्लाइड में कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप उसके क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं। ओके, तो आगे बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग जनरली ये बात कर रहे हैं कि ये जो बेसिकली मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है, ये मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, गुड मॉर्निंग मोहित, ये जो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है, ये मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम जो है, ये जैसे हम लोगों ने बात की थी रूट मॉडिफाई करती है, तो स्टेम भी मॉडिफाई करते हैं। और ये जो स्टेम होते हैं, सॉरी सॉरी, ये जो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम होते हैं, स्टेम तीन टाइप के होते हैं। एक वो जिसको बोलते हैं अंडरग्राउंड स्टेम, दूसरा होता है एरियल स्टेम, और तीसरा होता है सब एरियल स्टेम। सीक्वेंस चेंज हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले बात करते हैं अंडरग्राउंड स्टेम की, क्योंकि यहाँ पे नाम ही है उसका अंडरग्राउंड स्टेम। इस पर्टिकुलर स्टेम का नाम ही है यहाँ पे अंडरग्राउंड स्टेम। तो अंडरग्राउंड स्टेम का मतलब हो गया कि ये जो स्टेम होंगे जमीन के नीचे होंगे। और जमीन के नीचे आप सोचिए, थोड़ा सा इमेजिन करिए कौन कौन से ऐसे स्टेम है जो जमीन के नीचे ग्रो करते हैं। कौन कौन से स्टेम है जो जमीन के नीचे ग्रो करते हैं? क्योंकि याद आपको करना है, पढ़ना आपको है, तो आप याद करोगे तो अभी तुरंत 5 मिनट में सब कुछ बता दूंगी। ओके, सोचिए सोचिए कौन कौन से स्टेम है जो जनरली यहाँ पे ग्रो करते हैं जमीन के नीचे। यस, आगे बात नहीं है। सॉरी, ये जो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन स्टेम है, ये जनरली जमीन के नीचे ग्रो करेंगे। इनके अंदर नोड इंटरनोड्स होंगे, बीच में भी द रिड्यूस स्टेम और बीच में भी द डेवलप स्टेम। ये लेकिन जितने भी जमीन के नीचे जो स्टेम ग्रो करते हैं, जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, प्याज हो गया, आलू हो गया, अरवी हो गया, जिंजर हो गया, ये सारे के सारे स्टेम है। लेकिन सब एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जब जमीन के नीचे है तो इकट्ठा कर लेते हैं फूड मटेरियल, दे आर हेल्प टू स्टोरेज ऑफ द फूड मटेरियल। अगर दूसरे वर्ड में बोले तो दे आर हेल्प इन द एक्युमुलेशन ऑफ फूड मटेरियल एंड बिकम्स फ्लैशी। ये कैसे हो जाएंगे? फ्लैशी हो जाएंगे।
और ये मोस्ट ऑफ द स्टेम जो अंडरग्राउंड स्टेम सब स्टेम को लोग खाते हैं, इसी अलग अलग फॉर्म में खाते हैं। कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं, आगे बात करते हैं। ये अंडरग्राउंड स्टेम जैसे मैंने बोला कि इट इज प्रेजेंट अंडर द सॉइल एंड स्टोर द फूड मटेरियल ड्यू टू व्हिच दे आर बिकम्स क्वाइट थिक एंड फ्लैशी। अगर ये अंडरग्राउंड है, नीचे है, तो क्या करेंगे, फूड मटेरियल को इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करने के बाद फ्लैशी हो जाएगा और इनको लोग खा सकते हैं, लाइक अनियन, लाइक पोटैटो, लाइक कोलोकेशिया जिसको अरबी में भुइयां बोलते हैं। ये जो बेसिकली अंडरग्राउंड स्टेम में कई डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे इसमें एक एग्जांपल है राइजोम का, दूसरा एग्जांपल ट्यूबर का, दूसरा एग्जांपल कॉर्म, एंड दैट इज कॉल्ड ए बल्ब। सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जांपल इन अंडरग्राउंड स्टेम। लेकिन जितना भी अंडरग्राउंड स्टेम देख रहे हैं जिनके अंदर फूड मटेरियल इकट्ठा होकर के फ्लैशी होंगे, सबके नाम अलग अलग। तो बात करते हैं सबसे पहले इस बल्ब की। ये वो वाला बल्ब नहीं है जो जलता है, लेकिन अगर ये बल्ब आपका आ गया और क्वेश्चन का आंसर नहीं हुआ तो आपकी बाकी बत्ती, क्या बोलते हैं, बत्ती गुल, है ना। तो बत्ती गुल तब होगी जब ये बल्ब नहीं सकता है। तो बात करते हैं इस बल्ब की। अगर हम बल्ब की बात करें तो ये वो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं जो जमीन के नीचे होते हैं और ये फ्लैशी हो जाते हैं। ये बल्ब जो होते हैं बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक वो जिसको बोलते हैं नेकेड बल्ब, एक वो जिसको हम लोग बोलते हैं नेकेड बल्ब, और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं ट्यूनिकेटेड बल्ब। ये जो नेकेड और ट्यूनिकेटेड बल्ब होते हैं, इनमें आपने दोनों के एग्जांपल्स आपने देखा होगा कि ये जो नेकेड बल्ब होते हैं, नेकेड का मतलब इनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होगी। सॉरी, यहाँ पे क्या नहीं होगी, कोई कवरिंग नहीं होगी, जबकि यहाँ पे जो ट्यूनिकेटेड बल्ब है इनके ऊपर कवरिंग होती है। एक एग्जांपल की बात करें, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे एक ये प्लांट आपको दिखाई दे रहा है, ये इसको हम लोग बोलते हैं लिली। ये जो प्लांट है इसके बल्ब मिलते हैं मार्केट में। आप अभी सीजन में कभी जाइए किसी नर्सरी के यहाँ, तो वहां पे आप पूछे मुझे लिली लिली, डिफरेंट डिफरेंट काइंड की लिली मिलती है। और ये जो लिली होती है इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती, जैसे ये जो लहसुन है इस लहसुन के ऊपर एक कवरिंग है, इस लहसुन के ऊपर क्या है, ये कवरिंग है बेसिकली यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कवरिंग नहीं होती। लेकिन अगर आप इसकी बात करें, ये तो सबको पता है, इसके बिना तो आपका काम नहीं चलता। और ईस्टर्न बेल्ट में बहुत लोग खाते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल आर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉन वेजिटेरियन, तो बिना तो प्याज के वो नॉन वेज नहीं करता, है ना। सुबह सुबह खाने पीने की बात नहीं करनी चाहिए। सॉरी, अगर खाने पीने की बात करें तो कुछ लोग यहाँ क्लास छोड़ करके खाने के लिए चले जाएंगे, है ना, और पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा। तो खाना खाइएगा, ब्रेकफास्ट अच्छा करिएगा, न्यूट्रिटिव करिएगा, टंग ब्रेकफास्ट नहीं करिएगा, ब्रेन ब्रेकफास्ट करिएगा। ओके, तो बात करते हैं एलियम सिपा, इसका नाम है एलियम सिपा, इसको हम लोग बोलते हैं प्याज। इसको कहीं कहीं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नेम से हम लोग बुलाते हैं इसको। यहाँ पे हम लोग बात करें एलियम सिपा की, तो ये जो एलियम सिपा है इसको बोलते हैं प्याज। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि जो ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं, जब तक हम कुछ बना देते हैं यहाँ पे। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो कुछ ऐसा, जब खेत से प्याज निकालते हैं तो पूरी ऐसे निकलती है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये इन दोनों के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। ये जो ब्राउन कलर का ये जो छिलका आप बोल देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूनिक्स। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्यूनिक्स। इसलिए इस तरीके के बल्ब को बोलते हैं ट्यूनिकेटेड बल्ब, ट्यूनिकेटेड बल्ब। ये जो ट्यूनिकेटेड बल्ब है इसका एग्जांपल है अनियन। अनियन का मतलब एलियम सिपा। अगर आप इतनी मॉर्फोलॉजी पढ़ लोगे तो कोई भी एग्जाम, जो भी एग्जाम्स आपके टारगेटेड हैं, विच में भी नीट, विच में भी टीजीटी पीजीटी और विच में भी एनी अदर एग्जाम जहां पे बायो का कोई रोल है, तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके, पढ़ना केवल एक बार है, लेकिन प्याज तो कई बार खाते हो, तो जब आप प्याज खाओगे तो अगली बार याद रहेगा इट इज ए ट्यूनिक्स। और ये जो बीच में ऐसे यहाँ पे जो लीफ प्रेजेंट होती है लाइक दिस,
ये फ्लैशी लीव्स हैं, ये क्या है, फ्लैशी लीव्स। और ये जो फ्लैशी लीफ है इनके बीच से, यहाँ बीच से ऐसा कोई स्टेम निकलता है बेसिकली, जैसे ये निकला ना स्टेम, तो यहाँ ऊपर क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये प्रेजेंट है तो दिस इज ए फ्लावर। और ये जो स्टेम है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये लीफलेस स्टेम होता है, इसको बोलते हैं स्कैप। और ये जो डिस्क है, ये जो आपको डिस्क दिखाई दे रही है, ये डिस्क जो है दैट इज रिड्यूस्ड स्टेम, रिड्यूस्ड स्टेम। इसको मैंने अभी बोला था, इसको एकॉलिसेंट स्टेम भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एकॉलिसेंट स्टेम। दूसरी चीज की, ये जो बेसिकली हमारा बना हुआ है, ये जो हम लोग खाते हैं इसको बोलते हैं एडिबल पार्ट, खाने वाला हिस्सा। तो ये एडिबल पार्ट क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैशी लीफ, इसको बोलते हैं फ्लैशी लीव्स। तो ये फ्लैशी लीव्स हो गई, यहाँ पे रिड्यूस स्टेम हो गया, और ये जो रिड्यूस स्टेम है इसको क्या बोलते हैं, एकॉलिसेंट स्टेम। ये जो पूरा पूरा स्टेम है, ये और चाहे ये, इनको क्या बोलते हैं, बल्ब, दैट इज ए ट्यूनिकेटेड बल्ब। ओके, दिस इज ट्यूनिकेटेड बल्ब। और ये क्या है, एडवेंटिशियस रूट, और ये पूरा है ट्यूनिकेटेड। तो तीन टाइप के स्टेम हो गए, एकॉलिसेंट, बल्ब मींस अंडरग्राउंड स्टेम, दैट इज एरिया, दैट इज स्केप। और ग्रुप ऑफ फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। तो ये तो बात हुई इस आनियन के रेफरेंस में, जो आपको मिनिमम मॉर्फोलॉजिकली पता होना चाहिए। अब उस पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक की, इस अनियन से रिलेटेड जिसकी इंपॉर्टेंस है। आप लोग में से कई ऐसे लोग होंगे जो डेली प्याज काटते हैं, भाई खाना बनाते हैं तो डेली प्याज काटनी पड़ती है ना। जब आप ये प्याज काटते हो तो कुछ लोगों को ज्यादा आंसू निकलते हैं, कुछ लोगों को कम आंसू निकलते हैं, आंसू निकलते जरूर है। तो उसका रीजन क्या है, यहाँ पे ये जो अनियन है, इस अनियन की अगर बात करें तो इस अनियन के अंदर एक स्पेसिफिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं सल्फर कंटेनिंग एलिल सल्फाइड। इसके अंदर एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं एलिल सल्फाइड, एंड सच एलिल सल्फाइड इज वोलेटाइल, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। वर्ड याद रखिएगा, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है बच्चा। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है ये ऐसा सब्सटेंस है जो काटते भी तुरंत क्या होगा, इवोपरेट होगा, उड़ेगा, जब उड़ेगा तो आंखों में लगेगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ है, प्याज काटी चाहिए, आंखों में पट्टी वट्टी बांधो, खूब प्याज काटो, लेकिन फिर क्या क्या कटेगा आपको नहीं पता लगेगा। वो तो तभी लगेगा जब कट जाएगी आपकी उंगली, है ना। तो यहाँ पे वो काम नहीं करना, आप एक और अच्छा इजी काम कर सकते हैं। अगर ढेर सारी प्याज आपको काटनी है, जैसे इसमें कुछ लोग बैठे हैं, वो सृजन और भी कई सारे लोग जो नॉन वेजिटेरियन, ढेर सारी प्याज काटनी पड़ती है, उसमें क्या करना है, उस प्याज को छीलिए और फ्रीजर में डाल दिए, थोड़ा सा वो ठंडा हो जाए, निकाल करके फिर आप उसे काटेंगे। ये जो वोलेटाइल नेचर ऑफ सब्सटेंस है, ये वोलेटाइल नेचर ऑफ सब्सटेंस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, अल्टीमेटली फिर आंसू नहीं निकलेंगे। तो क्वेश्चन ऐसे कभी कभी पूछते हैं, कई सारे डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, जो वन डे एग्जाम्स आप लोगों के हम बोलते हैं, उस वन डे एग्जाम पूछते हैं कि जो प्याज है उसमें से काटने पे आंसू क्यों निकलते हैं। वो आंसू निकलते हैं, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होता है, इसको बोलते हैं एलिल सल्फाइड। ओके, तो ये तो बात हुई अनियन के रेफरेंस में। अगर आपको यहाँ का कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप पूछ सकते हैं। यस, सल्फर, यस सल्फर तो होता है, लेकिन सल्फर तो आपके, जैसे अंशु ने बोला कि सल्फर होता है, अंशु स्केल लीफ की बात करेंगे, विच इज स्केल लीफ कह सकते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ स्केल लीफ बट विच इज कॉल्ड एज ए ट्यूनिक्स, क्योंकि स्केल लीफ नेक्स्ट अगर पार्ट में हम लोग बात करेंगे स्केल लीफ के रेफरेंस में, इसी में आएगा, मॉर्फोलॉजी में अभी आने वाला है। यहाँ पे जो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है वो है एलिल सल्फाइड। अगर आप लास्ट क्लास याद हो तो मैंने आपको पूछा था कि जो आपकी मूली होती है, जो राई होती है, जो सरसों होती है, उसमें भी पंजेंट स्मेल आती है, पंजेंट टेस्ट होता है। इवन हम लोग सरसों के तेल को स्मेल करते हैं तो आंसू निकल आता है, व्हाई, वहां भी सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होता है, उसको बोलते हैं सल्फर ग्लूकोसाइड। और वो ग्लूकोसाइड जो है बेसिकली उसकी वजह से हमारे आंखों में आंसू हो जाते हैं। तो ये सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड यहाँ भी प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं एलिल सल्फाइड। इसको बोलते हैं ट्यूनिकेटेड, और इसको कह सकते हैं दिस इज सिंपल ट्यूनिकेटेड बल्ब, दिस इज सिंपल ट्यूनिकेटेड बल्ब। तो अगर आप यहाँ क्वेश्चन आएगा ट्यूनिकेटेड बल्ब आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो आप याद रखेंगे एलियम सिपा, दैट इज द बोटैनिकल नेम ऑफ
अनियन। नेक्स्ट बात करते हैं, जब भाई अनियन की बात आ गई तो उसका भाई को क्यों छोड़े, जिसकी बात करते हैं लहसुन की। तो जो लहसुन है आप कहेंगे सर लहसुन को काटने पे भी आंसू निकलते हैं क्या? डेफिनेटली निकलते हैं। और अगर नहीं निकलते हैं तो आज आप लोग लहसुन काटिए और जिस चीज से आप लहसुन काटेंगे उसको थोड़ा टच करिए और आंखों में लगा लीजिए, तो देखिए क्या क्या निकलता है ना। और जब तक वॉश नहीं करेंगे तब तक निकलता ही रहेगा और आप समझ जाएंगे कि आंसू निकलता है। तो ये जो गार्लिक है, इस गार्लिक के ऊपर ये जो व्हाइट कलर की लेयर है ना, इसी को बोलते हैं ट्यूनिक्स। और ये जो पूरा पूरा आप देख रहे हो ये स्टेम है, ये भी स्टेम और ये भी स्टेम है। ये एरियल स्टेम बनेगा ऊपर आके, और ये क्या है, दैट इज अंडरग्राउंड स्टेम। इस पर्टिकुलर स्टेम के रेफरेंस में लोग यहाँ एक वर्ड यूज करते हैं, इसको लोग बोलते हैं कंपाउंड ट्यूनिकेटेड स्टेम। और इसका एग्जांपल हो जाएगा एलियम सेटम, क्योंकि कई सारे छोटे छोटे क्लोव्स हो गए लाइक दिस। ये एक छोटा सा क्लोव है कुछ इस तरीके से, जब आप इसको ग्रो कराएंगे यहाँ व्हाइट व्हाइट कलर के कई सारी छोटी छोटी फाइबरस रूट निकल आती है, और ये ऐसे ऊपर ये स्टेम ग्रो कर जाता है लाइक दिस। ओके, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया एक सिंगल ट्यूनिकेटेड बल्ब का एग्जाम्पल। लेकिन कई सारे होते हैं इसको बोलते हैं कंपाउंड ट्यूनिकेटेड बल्ब लाइक दिस। यहाँ पे ये ठीक हो गया कंपाउंड ट्यूनिकेटेड। तो कंपाउंड ट्यूनिकेटेड बल्ब का एग्जांपल है एलियम सेटम। लेकिन एक बात आपने यहाँ पे नोटिस की होगी, जब आप लहसुन को खाते हैं तो यार स्पेसिफिक पंजेंट डिफरेंट टेस्ट होता है, मतलब प्याज से भी ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है। तो यहाँ भी एक सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड प्रेजेंट होता है जिसकी एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी। और ये जो एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी होती है इसका एक रीजन है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है जिसका नाम आपको याद रखना है, क्लियर कट मिनिमम 2 टाइम्स यहाँ आप अपने आप में बोलेंगे तब जाके ये नाम याद होगा। इसका नाम है 5-एलिल सिस्टीन सल्फोक्साइड। 5-एलिल सिस्टीन सल्फोक्साइड, 5-एलिल सिस्टीन सल्फोक्साइड। तो ये जो 5-एलिल सिस्टीन सल्फोक्साइड है इसकी वजह से क्या होती है, एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी होती है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये जो है ये नॉन वोलेटाइल कंपाउंड होता है। कैसा होता है? नॉन वोलेटाइल कंपाउंड। ये नॉन वोलेटाइल कंपाउंड होता है जो इस पर्टिकुलर कंपाउंड ट्यूनिकेटेड बल्ब के अंदर और एलियम सेटम में प्रेजेंट होता है। यहां तक अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क। भट्टरिया ईशान योदा रचित गुप्ता। ओके, एनीबॉडी अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज वी कंटिन्यू द नेक्स्ट अनदर वन स्टेम। क्योंकि ये जो स्टेम बना हुआ है ये नॉन ट्यूनिकेटेड है क्योंकि इसके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होती है। जब इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है तो इसको बोलते हैं नेकेड, और जब कवरिंग होगी तो बोलेंगे ट्यूनिकेटेड। पर बीच में भी कंपाउंड ट्यूनिकेटेड और बीच में द सिंपल ट्यूनिकेटेड पर। अब आप लोग ये भी पूछ सोच रहे होंगे सर इतना मॉर्फोलॉजी में कुछ ऐसे भी एग्जाम्स हैं जो टीचर्स की या टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं which will be the LTO, which will be the other competition, कि वहां पे सर इतना डिटेल में आता है क्या? अगर वहां पे डिटेल में नहीं आता हो, अगर मान लो, क्योंकि हमने पहले भी ये वर्ड यूज किया है, इन एनी कंपटीशन नथिंग इज इंपॉर्टेंट एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। ओके, सब कुछ इंपॉर्टेंट है और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन के फॉर्मेट जो एग्जामिनर करते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है क्या पूछना चाहते हैं। फिर भी ये जो दो क्वेश्चंस मैंने अभी यहाँ डिस्कस किए, दैट इज एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द garlic is due to 5-allyl cysteine sulfoxide, ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, जस्ट अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा यहाँ पे बोला ये जो अनियन है इस अनियन के अंदर एलिल सिस्टीन या एलिल सल्फाइड होता है जो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है, बट विच इज वोलेटाइल इन नेचर, इसलिए आपके आंख में लगता है और आंसू निकलने लगते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इस पर्टिकुलर अदरक के रेफरेंस में। ये सबको पता है ये अदरक है, मार्केट में खूब अदरक मिल रहा है, जितना आप खा सकते हैं आराम से, ज्यादा नहीं खाना, लेकिन एवरी डे 50 से 100 ग्राम अदरक खाते हैं जाड़े में तो आपको, जो मुझे इन्फेक्शन हुआ है लिटिल बिट सम गले में, तो उसकी वजह से जिंजर से हेल्प मिलती है। एक और वर्ड लिखा है टर्मेरिक, टर्मेरिक मींस हल्दी, जिसका नाम है कर्कुमा डोमेस्टिका। एक इससे पहले रूट में मैंने एक बात की थी कर्कुमा एमाडा की, वो रूट है और ये स्टेम है। दूसरी चीज ये जिंजर होता है, ये जिंजर बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, आपने अगर याद किया होगा पिछले टर्म में कुछ पॉइंट तो यहाँ पे आप उसको समझना आसान है। ये आपका जो जिंजर है बेसिकली ये ऐसे ग्रो करता है,
और जब यहाँ ऐसे ग्रो करेगा तो यहाँ पे कुछ एरियल शूट निकलते हैं यहां से लाइक दिस। ये जो एरियल शूट निकल रहे हैं ये एरियल शूट है, इसको हम लोग बोल रहे हैं दैट इज कॉल्ड द एरियल शूट। ये एरियल शूट हो गया। लेकिन ये जो बेसिकली आपका नीचे की तरफ जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहा है जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, ये जस्ट इट ग्रो द हॉरिजॉन्टली जस्ट बिलो द सॉइल, इट ग्रो हॉरिजॉन्टली टुवर्ड द सॉइल। हॉरिजॉन्टली ग्रो करने के बाद इट बिकम्स फ्लैशी इन नेचर ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ फूड मटेरियल। इसलिए आपका जब खाना में इकट्ठा होता है तभी तो हम अदरक खाते हैं। और ये जो अदरक है, इस अदरक के अंदर ये कुछ इस तरीके की आपको यहाँ पे भी नोड और इंटरनोड देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं? नोड और इंटरनोड्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं कुछ इस तरीके के। ये जो नोड इंटरनोड है यहाँ से क्या निकलती हैं? एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं। जैसे यहाँ पे ये एडवेंटिशियस रूट है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? दैट इज कॉल्ड द एडवेंटिशियस रूट। और ये जो आप देख रहे हो ये जो ब्राउन ब्राउन कलर के हैं इनको इनडायरेक्टली हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे इनको हम लोग बोलते हैं दैट इज ए ये है इंटरनोड्स, दैट इज कॉल्ड इंटरनोड। और इनको हम लोग बोलते हैं स्केल लीफ। तो ये जो स्केल लीफ होती है जिंजर के अंदर जो इसका छिलका बोल देते हो, कभी आप उस अदरक को गौर से देखिए, जो भी नई अदरक आ रही है उसमें उस चीजें थोड़ी सी कम विजिबल होती हैं। जब मैच्योर अदरक होती है तो वहां पे कुछ डार्क और लाइट कलर के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे एक वर्ड है जिसको हम लोगों ने बोला स्केल लीफ। ये जो स्केल लीव्स होती है ये नॉन फोटोसिंथेटिक लीफ होती है, मतलब दीज आर नॉट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, इसलिए बोलते हैं नॉन फोटोसिंथेटिक लीफ। ये जो लीफ है ये नॉन फोटोसिंथेटिक लीव्स होती हैं। दूसरी चीज की यहाँ पे अगर हम लोग देखें गौर से तो इट इज अ फ्लैशी ग्रो हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट जस्ट बिलो द सॉइल एंड हैविंग ए नोड एंड इंटरनोड्स एंड these are covered by scaly leaves that is called the ginger, this is called the rhizome। तो अदरक में क्या होगा? राइजोम होता है और यहाँ पे स्केल लीफ होती है जो नॉन फोटोसिंथेटिक लीफ होती है जो यहाँ पे अदरक में दिखाई देती है। एडवेंटिशियस रूट भी होती है, याद रखिएगा एडवेंटिशियस रूट राइजोम में भी है बल्ब में भी है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कभी कभी क्या होता है, एक क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में आप मार्क कर लो, आंसर आप ही को देना है। अगर अभी दे सकते हैं तो अभी दीजिए, अदरवाइज कमेंट बॉक्स में भी आप शेयर कर सकते हैं। ये जो जिंजर है जो ग्रो करती है हॉरिजॉन्टली, ये ग्रो करेगी हॉरिजॉन्टली, देन शो व्हिच टाइप ऑफ मूवमेंट, व्हिच टाइप ऑफ मूवमेंट, व्हिच टाइप ऑफ मूवमेंट ये शो करेगा। जिसे अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला रूट पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो करता है, स्टेम नेगेटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो करता है, सेकेंडरी रूट प्लेग जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो करता है, कॉर्नलाइड रूट ए जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो करता है। इन टर्म्स ऑफ दिस द जिंजर आर शो व्हिच टाइप ऑफ मूवमेंट। यस अंकित एग्जैक्टली, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं उसको पढ़ा हुआ है, आई थिंक शायद ये रिवीजन है, इसको बोलते हैं डायजियोट्रॉपिक, दैट इज कॉल्ड एज डायजियोट्रॉपिक। ये जो मूवमेंट है इसको हम लोग बोलते हैं डायजियोट्रॉपिक। गुड, इसको हम लोग बोलते हैं डायजियोट्रॉपिक मूवमेंट। अनुभव, अनुभव ने भी आंसर सही दिया है, इसका आंसर है डायजियोट्रॉपिक। दोबारा देखिएगा, ये जो सॉइल है इस सॉइल के सरफेस के नीचे अदरक ग्रो करती है, और जब ये अदरक ग्रो करती है तो ऐसे ग्रो करती है, ऐसे सॉइल के नीचे ग्रो करती है एंड बिकम फ्लैशी। जब ये फ्लैशी होगी, जब भी कोई चीज फ्लैशी होगी, फूलेगी, स्वेल करेगी, तो कहीं ना कहीं उसमें या तो गैस फिल्ड होगी या फूड मटेरियल फिल्ड होगा। तो यहाँ पे क्या है? फूड मटेरियल फिल्ड होते हैं जिसकी वजह से ये एडिबल हो जाता है। तो यहाँ खाते क्या है? स्टेम खाते हैं। अनियन में क्या खाते हैं? फ्लैशी लीव्स खाते हैं। गार्लिक में भी फ्लैशी लीव्स खाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि ये जो मूवमेंट शो करेगा इसको लोग बोलते हैं डायजियोट्रॉपिक मूवमेंट। अगर ऐसे चला जाए तो ये रूट सॉइल से नीचे पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, सॉइल के ऊपर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, सॉइल के जस्ट पैरेलल डायजियोट्रॉपिक। ओके, तो ये तो बात हुई इस जिंजर से रेफरेंस में, राइजोम के रेफरेंस में। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट वन, यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब कभी ये सॉइल सरफेस के अगर ऐसे ना ग्रो करके कोई स्टेम ऐसे ग्रो कर जाए, ऑब्लिकली प्लेस्ड हो जाए, when the rhizome are obliquely placed, obliquely का मतलब होता है, obliquely का मतलब होता है एंगल पे, अगर कोई राइजोम एंगल पे प्रेजेंट हो जाए तो उसको बोलते हैं रूट स्टॉक।
क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं रूट स्टॉक। रूट स्टॉक। अब यहां लिख सकते हैं when the rhizome obliquely placed when the rhizome obliquely placed, ये जो राइजोम अगर ऑब्लिकली प्लेस्ड होगा तो उसको क्या बोलेंगे, रूट स्टॉक बोलेंगे। मैं छोटी छोटी चीजों को भी इसलिए एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर मान लो कोई टेढ़ा एग्जामिनर हुआ, उसने कुछ भी पूछा तो आप कम से कम आंसर तो दे सकें। या रूट स्टॉक विच इज नॉट सो मच कहना चाहिए इंपॉर्टेंट वर्ड, बट राइजोम अगर ऐसे ना ग्रो करके, ऐसे ना ग्रो करके, ऐसे ग्रो कर जाए एंगल पे, तो उसको बोलते हैं रूट स्टॉक। ओके, ड्राई टेरेस वगैरह के अंदर और एंजियोस्पर्म में कुछ प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं। तो ये तो बात हुई अदरक के रेफरेंस में। ओके, क्योंकि इस अदरक का बोटेनिकल नेम है जिंजिबर ऑफिसनेलिस। यहां मैंने इसका बोटेनिकल नेम नहीं लिखा है, इसका नाम है जिंजिबर ऑफिसनेलिस। इसको बोलते हैं जिंजिबर ऑफिसनेलिस या ऑफिसनेल। ओके, और टर्मेरिक हल्दी का नाम है कर्कुमा डोमेस्टिका। तो ये तो बात हुई जिंजिबर। एक और याद रखिएगा, ये जो जिंजिबर है तो ये जिंजर है, इसकी इंपॉर्टेंस है जिंजिबरेसी फैमिली के रेफरेंस में। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर वन जो स्टेम है उसको बोलते हैं कॉर्म। सबको पता है कि जो अरबी होती है, जो सूरन होता है, उस सूरन और अरबी के अंदर बेसिकली यहाँ पे प्रेजेंट होता है कॉर्म। लेकिन ये होता क्या है एग्जैक्टली, ग्रो कैसे करता है? हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि ये सॉइल सरफेस है, ये आपकी सॉइल सरफेस है, और इस सॉइल सरफेस के सराउंडिंग जो, ये भी सॉइल सरफेस है। अब इस सॉइल सरफेस के सराउंडिंग अगर कोई, जैसे ये अदरक है, ये अदरक ऐसे ग्रो कर रहा था, है ना, ये ऐसे ग्रो किया था अदरक। लेकिन ये अदरक ऐसे ना ग्रो करके वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रो कर जाए लाइक दिस, तो क्या हो गया? व्हेन, अगर इसको दूसरे तरीके से राइजोम के टर्म्स में बोलना है, व्हेन these rhizome are grow vertically downward and become fleshy, then it is called as corm. That is called as corm. ये कैसा होगा? ये fleshy है when the rhizome grow horizontally, लेकिन ये rhizome horizontally grow कर रहा है ना अदरक में, लेकिन यहाँ पे अगर ये अदरक में ऐसा ना ग्रो करके वर्टिकली ग्रो कर जाए और फूल जाए, फ्लैशी हो जाए, फूड मेटेरियल का एक्युमुलेशन हो जाता है, उसको बोलते हैं कॉर्म। ये फूड मेटेरियल के एक्युमुलेशन के बाद बेसिकली क्या होती है, यहाँ पे बेसल पोर्शन होता है, यहाँ से एडवेंटिशियस रूट्स निकलते हैं, यहाँ से कुछ ऐसे एडवेंटिशियस रूट्स निकलते हैं, और यहाँ पे ये ऐसे आपका ये एरियल स्टेम है ऊपर, ये पूरा ऐसे एरियल स्टेम होता है, और जब ये मैच्योर हो जाता है तो पूरा ड्राई अप खत्म हो जाता है, डाई कर जाता है, और यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट होते हैं बल्बिल्स। आप इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे ये प्रेजेंट होती हैं बल्बिल्स, ये बल्बिल्स होते हैं। यहाँ पे आप इसको तोड़ करके दोबारा ग्रो करा सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कॉर्म। तो अगर हम कॉर्म को इन टर्म्स ऑफ राइजोम कहें तो दिस इज ए अंडरग्राउंड राइजोम, दिस इज ए अंडरग्राउंड राइजोम, कंडेंस्ड राइजोम। ओके, तो यहाँ पे फिर एक बात जो यहाँ लिखी हुई है उसको फिर फर्दर मैं दोहराता हूँ। यहाँ पे जो वर्ड है जिसको बोलते हैं कॉर्म, ये वर्ड क्या है? दैट इज फ्लैशी ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल एंड कंडेंस्ड स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज वर्टिकली ग्रो डाउनवर्ड। नोट विद द लार्ज नंबर ऑफ स्केल लीफ। ये जो ब्राउन ब्राउन कलर का छिलका होता है अरबी के अंदर कुछ इस तरीके के, ये जो अरबी का छिलका है इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो ब्राउन ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर इसको हम लोग बोलते हैं स्केल लीफ। और ये स्केल लीफ वही सेम अदरक की तरह है, ये नॉन फोटोसिंथेटिक लीफ होगी। कैसे होगी? नॉन फोटोसिंथेटिक लीफ होगी। ओके, और ये निकल रहा है, ऊपर जाएगा, अगर इसको ग्रो कराएंगे तो इसको बोलेंगे ये क्या है? ये एरियल स्टेम को फॉर्म करेगा। और ये है आपका सूरन, ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं सूरन। आपके यहाँ इधर की तरफ के लोग, मतलब ईस्टर्न यूपी के लोग इसको बोलते हैं सूरन, और वेस्टर्न जोन की तरफ इसे बोलते हैं कुछ लोग जिमीकन। ये है सूरन, और ये आपकी अरबी जिसको घुइयां वगैरह बोलते हैं कानपुर साइड, ये कोलोकेशिया है, और ये क्या है? एमार्फोफेरस। बोथ आर द एग्जांपल ऑफ दिस
कॉर्म, ये कॉर्म के एग्जांपल है। यहां पे लिखा है दिस हैविंग ए बल्बिल्स, बल्बिल्स का मतलब वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो नेक्स्ट another one प्लांट का फॉर्मेशन कर सकता है, that is help the vegetable reproduction and form a new plant develop. At the end of the growing season, the aerial part of the plant are dry and die. मतलब जब ये प्लांट ऊपर की तरफ ग्रो करेगा तो ये एरियल पार्ट हो गया ना, दिस इज ये एरियल पार्ट। तो जो भी एरियल पार्ट होगा वो ड्राई हो जाएगा और डाई कर जाएगा, ड्राई होगा और मर जाएगा। तो आपको मिल जाएगी अरबी, गुइया और सूरन इस पर्टिकुलर प्लांट में, जिसके अंदर स्टेम होता है कॉर्म। कॉर्म मींस कंडेंस्ड अंडरग्राउंड राइजोम। ओके, तो आई थिंक ये बात यहां तक क्लियर हो गई होगी। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो यू कैन आस्क। यहां पे सूरन, अरबी या कॉर्म से रिलेटेड कुछ त्रिलोक, ओके, यहां तक अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क प्लीज। सॉरी, यस संजय, इट इज आल्सो डायट्रोपिक, आपने सही आंसर दिया था। अंकित ने भी सही आंसर दिया। फिर ये रशियन वर्ड में कोई बंदा आया, मुझे नहीं मालूम कौन है, क्योंकि रशियन वर्ड इसलिए समझ में आता है कि रशियन वर्ड जो है वो इंग्लिश के कुछ अल्फाबेट को उल्टा लिख देते हैं तो रशियन हो जाती है। इसलिए एज कंपेरेटिवली इंग्लिश, मतलब इंग्लिश की तरह ही रशियन लैंग्वेज है जो समझना और सुनना बोलना आसान होता है। मुझे ना रशियन आती है, बस समझ लेता हूँ कि ये रशियन वर्ड है, रशियन लैंग्वेज में लिखा गया। तो यहाँ पे कुछ है स्टूडेंट जो रशियन वर्ड में अपना नाम लिखे हैं, बिकॉज मे बी विच इज रशियन ऑल्सो, या रशियन बनने की कोशिश करता है। यस, आकाश चौधरी ने पूछा कि एक्सिलरी वर्ड को बल्बिल्स कहते हैं क्या? यहाँ पे कह सकते हैं कि ये बर्ड्स होती हैं, कुछ लोग इसे एक्सिलरी बर्ड कहते हैं, बट एक्सिलरी बर्ड जो होती हैं व्हिच इज आल्सो हेल्प द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, लेकिन वो एक्सिलरी बर्ड, ये एक्सिलरी बर्ड नहीं है, दैट इज अ बल्बिल्स। बल्बिल्स का मतलब होता है आउटग्रोथ, बल्बिल्स का मतलब होता है आउटग्रोथ। तो ये जो देख रहे हैं ना, ये आउटग्रोथ है, और अगर ये आउटग्रोथ की बात करें तो ये आगे इसको तोड़ लीजिए तो इससे नया प्लांट बन सकता है। इस पर्टिकुलर, ये देखो दिखाई दे रहा होगा, ये बल्बिल्स है, तो इसको अगर आप तोड़ देंगे, ये देखिए ये बल्बिल्स है, अगर आप इसको यहाँ से काट के और ग्रो कराएंगे तो ये सारे न्यू प्लांट फॉर्म करते हैं। एक्सिलरी बर्ड भी हेल्प करता है वेजिटेटिव प्रोडक्शन में, लेकिन वो आलू में मिलता है। यहाँ पे बल्बिल्स और एक्सिलरी बर्ड थोड़ा सा डिफरेंस होता है स्ट्रक्चरली। ओके, तो हम लोग इसको बोलते हैं बल्बिल्स। तो ये बात हुई स्पर्म के रेफरेंस में। लास्ट अनदर वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दैट इज ए ट्यूबर। याद रखिएगा ये कोलोकेशिया, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन अभी ड्रॉप किया हुआ है, इस कोलोकेशिया में एक क्वेश्चन मैंने ड्रॉप किया हुआ है, आप सुन लीजिए, बताएंगे अगले टर्न पे इसको। ठीक, उसका एक और रीजन है कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने ये मॉर्फोलॉजी पढ़ी है, तो शायद उसका आंसर उनको पता हो। सुनिए, क्वेश्चन ये कि जब हम लोग सूरन खाते हैं, देसी सूरन खाते हैं जो मिलता है यहाँ मार्केट में छोटा छोटा, और दिवाली के टाइम पे मैक्सिमम लोग उसको बनाते हैं और खाते हैं, तो ये जो सूरन है, इस सूरन के अंदर क्या होता है बेसिकली, जिमी जब इसको खाते हैं पकाने के बाद तो गले में चुभता है, लगता है गले में। क्यों लगता है, इसका आंसर क्या है, लगता क्यों है, इसका आंसर क्या है? दूसरी चीज की, जब इसके ऊपर आप खटाई डाल देते हो, जब इसका आप सिट्रस का फ्लो कर दोगे, सिट्रस डाल दोगे इसके ऊपर, खट्टी चीज कोई डाल देंगे सब्जी के अंदर, तो ये जो गले में चुभना है वो कम हो जाता है और कुछ हद तक खत्म हो जाता है। ओके, तो बात करते हैं नेक्स्ट अनदर वन टॉपिक की, जिसका नाम है ट्यूबर। ये आपको क्वेश्चन जो मैंने पूछा वो आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आप पहले उसे सोच के बताएंगे। ये जो ट्यूबर है, इस ट्यूबर की कहानी सबको दिखाई देगा, ये आलू है और ढेर सारे आलू एक ही पर्टिकुलर प्लांट के अंदर निकल सकते हैं। तो इसका रीजन क्या है कि यहाँ पे जो प्लांट होते हैं उस प्लांट के अंदर जो उनके एंड होते हैं, जैसे मान लीजिए ये प्लांट ग्रो कर रहा है और ये प्लांट के, ये प्लांट है आपका, ठीक, ये प्लांट है किसका, आलू का, और इस आलू के पेड़ के अंदर क्या होते हैं, यहाँ पे जो इनके एंड होते हैं, स्टेम के एंड, वो स्टेम के एंड ऐसे फूल जाता है, ये स्टेम के एंड ऐसे क्या करेंगे, फूल जाते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं, ये जो एंड फूल गए इन्हीं को बोलते हैं ट्यूबर। ये अंडरग्राउंड स्टेम है, दिस इज नॉट द रूट, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आलू सब खाते हैं और आलू के बारे में कई सारी इंफॉर्मेशन आपको नहीं पता होगी। यहाँ पे जो स्वेलन एंड ऑफ द ब्रांच है, ये जो ब्रांचेस है स्टेम की, अगर वो स्वेल कर जाती हैं तो ये क्या बनाएंगी, अंडरग्राउंड स्टेम का फॉर्मेशन करती हैं, जिनको लोग बोलते हैं ट्यूबर। और ये स्वेलिंग पार्ट ऑफ द स्टेम इज हैविंग सम डिप्रेशन, यहाँ पे कुछ डिप्रेशन होते हैं,
अगर हम इस आलू को डिटेल में थोड़ा सा यहाँ बना दें, कुछ अच्छा सा नहीं बना, हल्द्वानी वाला आलू नहीं बना, इसको हल्द्वानी वाला आलू बना दें पहले। ये बना, ये भी अच्छा नहीं बना, कोशिश करते हैं। ओके, डायरेक्शन चेंज करके बनाते हैं। ये है, ये जो आलू है बेसिकली, इस आलू की अगर बात करें तो इस आलू के अंदर दो चीजें होती है, एक तो यहाँ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होगा और ये दूसरा एंड अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सिलरी बर्ड कम होता है, लेकिन जो अपोजिट एंड पे होता है यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सिलरी बर्ड ज्यादा होती है। कभी भी नोटिस करिएगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सिलरी बर्ड क्या होंगी, ज्यादा। तो यहाँ पे ये जो आलू है बेसिकली, इस आलू के अंदर ये जो डिप्रेशंस हैं, इनको हम लोग बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड। तो बात समझ में आ गई होगी आकाश की एक्सिलरी बर्ड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बल्बिल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। बल्बिल होती है आउटग्रोथ, ऑलवेज दिस इज आउटग्रोथ। तो यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे जो डिप्रेशन होता है नोड के ऊपर, यहाँ पे जो डिप्रेशन होता है नोड के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं, विच बियर से स्केल लीफ। अगर हम यहाँ बात करें, जो आलू का छिलका है जो स्किन कलर का होता है, वो एक तरीके की कैंची की लीफ है, जिसको बोल सकते हैं स्केल लीफ। तो यहाँ पे जो स्केल लीफ है, उनके ऊपर क्या होते हैं, डिप्रेशन होते हैं, उनको बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड, और इसको हम लोग बोलते हैं आईज। कई सारे तो इसलिए बोलते हैं आईज। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के जस्ट अपोजिट साइड में यहाँ पे जो आईज होते हैं, उनके नंबर्स कैसे होते हैं, ज्यादा, और इनके अपोजिट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट वाले पे नंबर कम। तो ये तो बात हुई इस आलू के रेफरेंस में। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि आलू जब भी आप उखाड़ते हैं, उसके अंदर रूट नहीं होती। आलू एक ऐसा मॉडिफाइड अंडरग्राउंड सिस्टम है जहां पे कोई भी एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन नहीं होता। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और आलू का बोटेनिकल नेम सबको पता है, इसका बोटेनिकल नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम। क्या नाम है, इसको बोलते हैं सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम। ये जो सोलेनम ट्यूबरोसम है, जिसको बोलते हैं आलू, आलू में खाते क्या है, स्टेम। और ये स्टेम है क्या, वो स्टेम है जिनके ऊपर स्किन कलर की एक चीज के लीव्स प्रेजेंट है, और उसके लीफ के ऊपर जो नोड है व्हिच रिप्रेजेंट द डिप्रेशंस एंड दैट इज कॉल्ड द एक्सिलरी बर्ड ऑफ आईज। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। दूसरी चीज की इनको हम लोग कह सकते हैं कि ये जो ट्यूबर है, इस ट्यूबर के अंदर कोई भी एडवेंटिशियस रूट नहीं होती। तो ये एक ऐसा अंडरग्राउंड सिस्टम है जिनके अंदर कोई भी ट्यूबरस रूट का फॉर्मेशन नहीं होता। ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो यहाँ पे आलू के रेफरेंस में बने। एक कोई प्लांट है, लगभग वो सूरजमुखी जैसा दिखता है, हम लोग उसको ग्रो कराते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जेरूसलम आर्टिचोक। इसको हम लोग बोलते हैं जेरूसलम आर्टिचोक। इस जेरूसलम आर्टिचोक के अंदर भी क्या होता है, ट्यूबर होता है। इसके अंदर भी क्या होता है, ट्यूबर होता है। तो ये ट्यूबर के दो डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जांपल्स हैं। सोलेनम ट्यूबरोसम, जिसको बोलते हैं पोटैटो, व्हिच बिलोंग्स टू द सोलेनेसी फैमिली, बिलोंग्स टू द सोलोनेसी फैमिली। जिन बच्चों को नहीं पता हो वो याद रखेंगे कि आलू, मिर्चा, टमाटर, आलू, मिर्चा, टमाटर, तंबाकू, शिमला मिर्च, सब सोलोनेसी फैमिली के हैं। ओके, सारे सारे कैसे हैं, सोलोनेसी फैमिली के ये बेसिकली प्लांट हैं। ओके, यहां तक अगर कुछ पूछना हो, यस सही कह रहा है बालकेश, ये सोलोनम ट्यूबरोसम है, और संजय ने बोला कि ये सोलोनेसी फैमिली का प्लांट है। एग्जैक्टली ये सोलोनेसी फैमिली का प्लांट है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सबको बताना है, और उन बच्चों को बताना है जिनको नहीं पता है। भाई जिनको पता हो तो जानते ही। कभी कभी क्या होता है कि ये जो पार्ट है, मे बी यहाँ पे आपको ग्रीन कलर नहीं दिखाई देगा, ये जो आलू है, कभी कभी ये आलू ऐसे ग्रीन कलर का हो जाता है। ये आलू जो है कभी कभी कुछ ऐसा ग्रीन कलर का देखने को मिलता है। तो जो ग्रीन कलर का पोटैटो है, दैट इज द green color of potato is due to the green potato के अंदर क्या होता है, कहते हैं ना ग्रीन आलू नहीं खाने चाहिए, हरे आलू को खाएंगे तो पेट में दर्द होने लगता है। बात सही है कि अगर आप बहुत कंटिन्यूअसली इस हरे आलू को यूज करते हो तो पेट में अल्सर तक हो सकता है। और ये जो बेसिकली ग्रीन पोटैटो है, जो आलू है, जब कभी ये डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आ जाता है तो ये आलू का कुछ पोर्शन कैसा हो जाता है, ग्रीन। तो ये जो आलू का पोर्शन है वो ग्रीन हो जाएगा। तो उसका रीजन है आपका ये, यहाँ पे एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, इसको बोलते हैं सोलेनिन।
टॉक्सिक सब्सटेंस। ओके, ये टॉक्सिक सब्सटेंस सोलेनाइन का, जिसकी वजह से ग्रीन पोटैटो जो है वो हम लोग नहीं खाते। इवन आप किसी प्रेग्नेंट वुमेन को इस आलू को कंटिन्यूअसली 3 to 4 मंथ लाएंगे तो उसका चाइल्ड भी अबॉर्ट कर सकता है। ओके, और ये जनरली पहले तो ये पकता ही नहीं है। ओके, ग्रीन कलर का पोटैटो जनरली नहीं पकता है, इसके अंदर होता क्या है, सोलेनाइन पिगमेंट। तो ये बात हुई अंडरग्राउंड स्टेम के रेफरेंस में। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन हो? अरे नहीं बच्चा अंकित मेरे लाल, ये हाई अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल इंक्रीज दैट मेक्स सोलेनिन, कह सकते हैं, बात सही कह रहा है, लेकिन मैंने पूरी बात आगे एक्चुअली ध्यान नहीं दिया जो तुमने लिखा है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि क्लोरोफिल का जो फॉर्मेशन है, आप कह सकते हैं कि हाई अमाउंट ऑफ, ये जो लैंग्वेज लिखी है, ये लैंग्वेज इन्होंने गूगल से शायद आई थिंक मे बी ढूंढ के लिखा हो या इन्होंने कुछ अपनी दिमाग की ऊपर हो। मैंने केवल एक लाइन में आपको बोला कि ग्रीन कलर ऑफ पोटैटो इज ड्यू टू व्हिच पिगमेंट, दैट इज पिगमेंट इज सोलेनिन। ये कैसे बनता है, कहां बनेगा, क्या होगा, कोई मतलब नहीं। इवन बस इतना आपको पता होना चाहिए कि हरा आलू हरा क्यों है, बिकॉज ऑफ दिस सोलेनिन पिगमेंट व्हिच इज टॉक्सिक इन नेचर। ओके, तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट अंडर वन इस पर्टिकुलर टॉपिक के रेफरेंस में, जिसको बोलते हैं सब एरियल मॉडिफिकेशन। क्या बोलते हैं? सब एरियल मॉडिफिकेशन। ये जो सब एरियल मॉडिफिकेशन होते हैं, ये जनरली रनर, ऑफसेट, स्टोनर और सकर्स होते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जैसे आपने देखा होगा कि जो वीक, ये जो सब एरियल मॉडिफिकेशन होते हैं, इन सब एरियल मॉडिफिकेशन में ज्यादातर ज्यादातर सब एरियल मॉडिफिकेशन में सम पार्ट ऑफ द स्टेम लाइव्स अंडरग्राउंड वेयर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टेम इज एरियल। सब एरियल का मतलब ये होता है कुछ पार्ट कैसा हो, अंडर द सोइल, कुछ पार्ट कैसा हो, एरियल। इसको बोलते हैं सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ये ज्यादातर जो स्टेम होते हैं, यहाँ पे डोर्मेंट बड प्रेजेंट होती है। कभी भी आप देखिएगा ग्रास, ग्रास के अंदर नोड होते हैं और उस नोड के आसपास होती हैं बड, जिसे बोलते हैं डोर्मेंट बड। डोर्मेंट बड मतलब सो रही होती है, इनएक्टिव फॉर्म में होती है। जैसी वो एक्टिव होती है तो सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रांचेस विल बी अराइज, सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ कहना चाहिए कि लीफ विल बी अराइजेस फ्रॉम दिस डोर्मेंट बड। तो ये जो डोर्मेंट बड्स प्रेजेंट होती है, द डोर्मेंट बड्स फाउंड एट द स्टेम एंड व्हिच बिकम्स एक्टिव, जब क्या होगी, एक्टिव होगी, then lateral branches is developed for the vegetative reproduction। तो इससे क्या होगी, lateral branches जो डेवलप होंगी, जिनको हम लोग कई सारे डिफरेंट डिफरेंट नेम से बुलाते हैं, उनको बोलते हैं शायद का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे चाहे वो रनर्स हो, चाहे वो स्टोलन हो, चाहे वो सकर्स हो, सब के सब स्पेशली हेल्प करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं रनर्स के रेफरेंस में और ऑफसेट के रेफरेंस में, स्टोलन के रेफरेंस में, सकर्स के रेफरेंस में। तो अभी पहले फिलहाल मैं बात करता हूँ यहाँ पे रनर्स के रेफरेंस में। तो जो रनर्स होते हैं वो स्पेशली कैसे होते हैं, रन, रन का मतलब दौड़ना। तो ये कहाँ करते हैं, सरफेस पे दौड़ते हैं, सॉइल सरफेस के ऊपर जो दौड़ के चलते हैं, क्रीप करके चलते हैं, रेंग के चलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं रनर्स। ये जो रनर्स होंगे इनके अंदर नोड भी होंगे, इंटरनोड्स भी होंगे। नोड और इंटरनोड यहाँ पे दोनों प्रेजेंट होते हैं और इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं रनर्स। मेरी बात समझ में आई? रनर्स का मतलब दौड़ना। तो ये दौड़ते हैं, क्रीप करते हैं, रेंग के चलते हैं और यहाँ पे नोड और इंटरनोड से एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप करती है। इनको हम लोग बोलते हैं, इनका एग्जांपल्स है साइनिडॉन, डैक्टाइल एरियाज, वो दूब घास भी बोलते हैं, दूब घास। तो आई थिंक आज के लिए इतना सफिशिएंट है, क्योंकि 1 घंटे की ऊपर की अगर क्लास होती तो आप लोगों का जो एनर्जी लेवल है ना, कुछ चेंज हो जाता है, एनर्जी लेवल डाउन होने लगता है। किसी किसी को भूख लगने लगी होगी तो लोग का नाश्ता में भी वो नाश्ता बनाने चला गया हो या और कुछ है। एग्जैक्टली हमने बताया था अंकित, लेकिन हमने ये केवल आपको याद करने के लिए बोला था कि अगर आपसे पूछे कि ग्रीन कलर का पोटैटो क्यों होता है, तो आप वहां बोलेंगे दैट इज प्रेजेंस ऑफ सोलेनिन पिगमेंट। ओके, वो एक अलग बात है कि वो सोलेनिन पिगमेंट हैबिटेट ऑफ क्लोरोफिल की कंसंट्रेशन की वजह से वो बनेगा, कैसे होगा वो एक अलग बात है। ओके, नॉर्मली क्या होता है कि वो आलू जो जमीन के नीचे है, अगर वो आलू के ऊपर सॉइल सरफेस ना हो और सनलाइट पड़ती है, डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में आ जाए, दैट बिकम्स ग्रीन। तब वो जो पोर्शन जो सनलाइट के कांटेक्ट में आएगा वो ग्रीन हो जाता है। ओके, तो यहां तक अगर किसी का कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। बीच में अंकित, बीच में अंशु, अंशु ने लिखा है रूट नहीं तो मिनरल कैसे लेगा प्लांट। बात सही कह रही है। यहाँ पे जो रूट होती है वो इस पर्टिकुलर स्टेम के ऊपर नहीं होती, बाकी लेकिन जो अगर आप ध्यान से प्लांट को देखें तो उस प्लांट के अंदर रूट्स होती हैं। आलू के पेड़ के अंदर, अभी मैं फिर फर्दर यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे आप गौर से देखिए, दीज आर द रूट।
ये क्या है, ये है रूट, दिखाई दे रहा, दिस इज कॉल्ड एज ए रूट। या रूट होती है, ऐसा नहीं रूट नहीं होती, लेकिन ये जो बेसिकली स्टेम है उनके एंड जब सॉइल दिस बिकॉज इट इज ए स्टेम, इस पर्टिकुलर स्टेम के ऊपर जब इनके एंड इनकी ब्रांच जब स्वेल कर जाती है तब ये ट्यूबर बनते हैं। रूट तो होंगे लेकिन इस पर्टिकुलर ट्यूबर के ऊपर कोई रूट नहीं। ओके, तो आई थिंक ये जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, इस ऑनलाइन क्लासेस में ऑफलाइन क्लास में लॉट्स ऑफ डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे जो ऑनलाइन क्लासेस होती है वो इंटरेक्शन नहीं होता, हमारे सामने कोई स्टूडेंट्स नहीं होता और हम लोग कैमरे के सामने आपको थ्रू द टेक्नोलॉजी ये सब लेक्चर्स डिलीवर होते हैं, तो 1 आवर्स और ऑफलाइन का 1.5 से 2 घंटा बराबर होता है। तो आई थिंक हम लोग यहाँ तक बात की आज स्टैम्प के रेफरेंस में, स्टैम्प के मॉडिफिकेशन के रेफरेंस में, एंड टुमारो आई विल कंप्लीट द एंटायर स्टैम्प। एंड फिर वही बात कि फिर हम लोग लेंगे कुछ क्वेश्चन जो हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस किया था नोट में, ऐसे यहाँ क्वेश्चन करेंगे डिस्कस स्टैम्प। तो यहाँ तक कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ लें, कमेंट बॉक्स में भी उस क्वेश्चन को देख सकते हैं, और इसके अलावा मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है उस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप जाकर के वो क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट मॉर्निंग क्लास में एट 9 o'clock। थैंक यू सो मच। लेकिन एक बात फिर अगर मैं बोलूंगा, आप लोग मैक्सिमम लोगों के साथ ये ऑनलाइन क्लासेस को शेयर करिए जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके, और स्पेशली उन बच्चों को बेनिफिट मिल सके जो फाइनेंशियली वीक है, जो लोग अफोर्ड कर नहीं सकते, और वो लोग कुछ जुनून है उनके अंदर, कुछ पैशन है उनके अंदर, कुछ क्वालिटीज है जो अपने एम को फाइंड आउट करने के लिए सर्च कर रहे हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक एंड गुड लक, थैंक यू सो मच।